गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे, दैट इज़ बीम। इसको हम अगर बोलें तो जनरली इसका कॉमन टर्म जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर है, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना जो है वो बीम की डिज़ाइनिंग पढ़ना है, उसके अलावा प्लेट गर्डर पढ़ना है तो और पर्लिन पढ़ना है। तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे। अब ध्यान रहे कि हम लोग यहाँ पे स्टील के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक। कुछ ऐसे टर्म हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, हालांकि वो आरसीसी के हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कोशिश ये किया है कि इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो टर्म आता है, जैसे कि अभी एक मिनट वेट, अभी जस्ट वेट। चल स्टार्ट करते हैं, फिर से जस्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। चल हम बात करते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में हम डिज़ाइन ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो टर्म्स आए हुए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक टर्म नहीं क्लियर होंगे कि किसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने हर एक टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहले तो मैंने थ्योरी समझाई है, उसके बाद मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझा दूंगा, ताकि आपके डायग्राम में एक फिगर बन जाए, मतलब दिमाग में एक फिगर बन जाए। चल अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर। फ्लेक्सुरल का मतलब समझ लो, फ्लेक्सुरल मीन्स होता है बेंडिंग, फ्लेक्सुरल मीन्स बेंडिंग। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमने सोम में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है फ्लेक्सुरल मेंबर का, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड है। M/I = सिग्मा बाई वाई = E/R, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लग जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे डिजाइन ऑफ बीम, एक तो ये हम पढ़ना है, दूसरा बिल्टअप बीम। हो सकता है बिल्टअप बीम का मतलब बीम के ऊपर कोई आपने प्लेट रख दिया, सपोज दैट कि आई सेक्शन है और आई सेक्शन के ऊपर आपने कोई प्लेट रख दिया, तो दिस इज कॉल्ड बिल्टअप बीम। नेक्स्ट बात करें प्लेट गर्डर, इस टॉपिक को भी डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके SSC JEE में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि प्लेट गर्डर का जो टॉपिक है यहाँ पे आपका, जैसे इसकी बकलिंग है, इसमें स्टिफनर यूज होता है, तो उन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चल उसके बाद में बात करते हैं पर्लिन। पर्लिन एक होता है जो कि आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे हम पर्लिन के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद जॉइस्ट। जॉइस्ट एक तरीके का एक नाम होता है जिसको गांव की भाषा में उसको कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ी। जब आपने देखा होगा, जब पुराने ज़माने में जो मिट्टी के मकान बनाए जाते थे, तो आपने देखा होगा कि स्लैब बनाते समय उन लोगों ने कच्ची मिट्टी की स्लैब डाली थी, लेकिन बीच में वो लोग कड़ी डाल देते थे। अब एक कड़ी क्या होता है अभी समझाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉइस्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ताकि आपको याद रहे, कड़ी। इसको क्या बोलते हैं? कड़ी। गांव की भाषा में याद रहता है, कड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत देखो, जॉइस्ट अगर आपको कड़ी पता होगा तो ज़्यादा दिमाग में याद रहेगा, लेकिन सीधे जॉइस्ट बोल देंगे तो याद नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग में एक फिगर में आ गया होगा, यार गांव में यूज़ किया गया था जब कच्चे मिट्टी से बनाए जाते थे जब घर, तो वहाँ पे कड़ी का यूज किया जाता था। आप भी, अब जिसके घर में पुराना मकान होगा कच्चा, आप देखोगे कि लकड़ी की यूज करते थे। लेकिन हमारा टॉपिक स्टील से, तो हम लोग स्टील को देखेंगे, ओके। चल फिर आता है लिंटल। अब ये लिंटल जो होता है, इसको गांव में लिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंटर। स्लैब को स्लैब बोलते हैं, गांव की भाषा में थोड़ा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं लिंटल्स। लिंटल एक तरीके का बीम ही होता है, बीम की डिजाइनिंग ही होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज कॉल्ड लिंटल्स। अब इसकी डिजाइनिंग हमारे केस में यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको आपको RCC में पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके के बीम की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको मैंने समझा है। उसके बाद में आता है स्पेंड्रल बीम होती हैं, RCC में स्पेंड्रल बीम होती हैं, वहाँ पे पढ़ा जाता है, स्टील में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। बट नाम पता होना चाहिए कि स्पेंड्रल है क्या एक्चुअली। स्पेंड्रल एक आपकी बीम होती है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डील करते हैं कहाँ से? बीम से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बीम। बीम क्या होता है? सोम में भी कॉन्सेप्ट वही लगता है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही लगेगा। बीम वो एक स्ट्रक्चर है जिस पे आपकी ट्रांसवर्स लोडिंग होती है। सपोज दैट कि ये एक बीम है, दिस इज द बीम, और इसके पर जो एक्सिस है बीम की लॉन्गिट्यूडनल, उसके परपेंडिकुलर जो लोड लगता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। और अगर ये ट्रांसवर्स लोड लगता है तभी इसको क्या बोलोगे? बीम। अगर ऐसे कोई लोड लग रहा है तब उसको बीम नहीं बोल पाओगे। जैसे स्लैब का लोड बीम पे आता है, आपने घरों में देखा होगा जो बीम डाली जाती है, लिंटल पे ऊपर वॉल का लोड आता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड ओनली।
तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा कि बीम में कैसा लोड आता है। तो ट्रांसवर्स लोड आता है किसके ऊपर, बीम के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, मेन डिजाइन इशू आर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। बीम की डिजाइन में सबसे बड़ा जो इशू आता है, हमें देखना होता है कि बीम आपकी शियर में सेफ है कि नहीं है। आरसीसी में एक आप चैप्टर पढ़े होंगे, दैट इज शियर वाला टॉपिक, तो वहां पे शियर में आपने चेक किया होगा आरसीसी में। यहां पे भी शियर में चेक करेंगे हम लोग कि ये शियर में उसकी परमिसिबल वैल्यू से सेफ है या नहीं है। तो जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस से। नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन होना चाहिए किससे, परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट। जो भी उसका रजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, जो भी सेक्शन आप डिजाइन किए होंगे, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाके आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेक्शन। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, कभी कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार बीम की लेंथ बढ़ जाती है, डेप्थ कम हो जाती है, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में बीम के डिफ्लेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन एक आपका सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया है, फिर भी इसको चेक करना जरूरी है। स्ट्रक्चर फेल नहीं करता है, लेकिन आपकी सर्विसिबिलिटी देखना होता है। कल को कोई बीम आपकी डिफ्लेक्ट हो गई थोड़ा सा, तो आप जब भी लेटोगे तो रात समय आप देखोगे बीम को तो लगेगा यार बीम तो नीचे गिरने वाली है, तो वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो डिफ्लेक्शन को भी चेक करके रखा जाता है। तो ध्यान है कि डिफ्लेक्शन इज द सर्विसिबल क्राइटेरिया, तो इसको बीम में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बात करते हैं एक एक चीज को डील करते हैं। पहला तो बीम डील किया, अब बीम की डिजाइनिंग ही जैसे गर्डर की भी डिजाइनिंग होती है, क्योंकि बीम के में सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और वही शियर, बेंडिंग और वही डिफ्लेक्शन रहेगा। तो डील करते हैं गर्डर क्या होता है। सिंपली गर्डर आप समझ जाओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में फिगर आ जाए। In buildings, girders are the same as floor beam. In any structural, floor beam are often referred as girder. जो फ्लोर बीम्स होती हैं उनको हम लोग ज़्यादातर गर्डर बोलते हैं। अब जैसे गर्डर आपने देखा होगा जहाँ पे भी रेलवे ब्रिज होते हैं, रेलवे ब्रिज में आपने देखा होगा गर्डर, जैसे ट्रेन वहाँ से पास करती है तो आवाज़ आने लगती काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि आपने गर्डर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो होता क्या है, जो रेल सेक्शन है वो भी स्टील का बना होता है और जो आपका लोड होता है काफ़ी हैवी होता है। तो जैसे ही गर्डर पे जाता है तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लगती है, भड़ भड़ करके आवाज़ आने लग जाती है, तो वो गर्डर ही बोला जाता है एक तरीके का। तो ज़्यादातर जो गर्डर है वो आपके आई सेक्शन यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आई सेक्शन जो होता है वो शियर और बेंडिंग दोनों में अच्छे से रजिस्ट करता है, क्योंकि जो फ्लेंज पोर्शन होता है वो आपका लेता है बेंडिंग मोमेंट, और जो शियर जो वेब पोर्शन होता है वो रजिस्ट करता है कौन, आपका शियर। तो दोनों बातें यहाँ पे सिमिलर हो जाती हैं। तो अगर आप आई सेक्शन के हिसाब से देखोगे तो आई सेक्शन इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और वैसे भी गर्डर आप देख सकते हो कि जैसे घरों में पहले आई सेक्शन, एक जैसे रेलवे ट्रैक पे आपने रेल सेक्शन देखा है, ऐसे ही गर्डर होता है। इसको ज़्यादातर लोग गांव में पहले यूज़ करते थे, जब आपकी पहले कुछ समय पहले मतलब जैसे कि आपके मिट्टी के मकान बनते थे कच्चे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, फिर उन्होंने गर्डर यूज करना किया। तो गर्डर देखा होगा गांव में कि ऊपर कंक्रीट की स्लैब के कुछ पीसेस होते थे, उसको रखते थे, और नीचे से आई सेक्शन जैसा आपने देखा होगा उसको डाल देते हैं। तो वो एक तरीके का आपका गर्डर ही यूज किया जाता है। तो गांव की भाषा में उसको गर्डर ही बोलते हैं, यहाँ पे भी टेक्निकली इसको गर्डर भी बोलते हैं। गर्डर कुछ भी नहीं होता है, इसके एक तरीके के बीम ही होता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि गाँव में पुराने जमाने समय में यूज करते थे इसको गर्डर का। तो वो एक तरीके का आई सेक्शन होता है, ऐसा देखने में लगेगा जैसे रेल सेक्शन आपको दिखाई पड़ता है, सेम। रेल सेक्शन थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, ये वाला गर्डर थोड़ा कम मजबूत रखा जाता है, क्योंकि रेल पे ज़्यादा हैवी लोड आता है। चलो अब बात कर लेते हैं। तो ये हो जाता है, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा फिगर, छोटा सा फिगर, यहाँ जगह थोड़ा कम है क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से ये आई सेक्शन जैसा कुछ रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। चलो यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा है। ये है, ऐसे समझ लेते हैं, बस थोड़ी देर समझना है हमको। ऐसे कुछ रहता है, इस तरीके से आपको गर्डर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थिनर रहता है, वेब पोर्शन बोलते हैं इसको, फ्लेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं दिस इज फ्लेंज। तो ये कुछ अंदर की तरफ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसको ले जा करके क्या करते हैं, लगा देते हैं।
तो ये एक तरीके का बीम, ये फ्लेंज पोर्शन है जो कि बेंडिंग को रजिस्ट करता है, ये वेब होता है, ये शेयर को रजिस्ट करता है। तो जैसे इसको लगा, ऐसे आपने लगा दिया, ऊपर से कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो ऐसा यूज किया जाता था पहले। इसको तब यूज करते थे ऊपर जाकर के एक पत्थर, जो आरसीसी के ब्लॉक होते थे पत्थर जैसे रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होते थे, इसके ऊपर रख देते थे। एक आपने यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, इसके ऊपर पत्थर लगा देते थे और आपके घरों में स्लैब बनती थी पहले। आज के 30-40 साल 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आरसीसी का डेवलपमेंट हो गया तो आरसीसी की ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये गर्डर में यूज होता है आई सेक्शन, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, कभी भी रेलवे ब्रिज देखना तो वहाँ पे आपको गर्डर दिखाई पड़ जाएगा, बहुत आसानी से देख सकते हो, रुक के देख लेना। गर्डर ऐसा ही कुछ होता है, बीच में थिनर रहेगा, ऊपर थोड़ा थिकर रहेगा। चलो ऑफन द फ्लोर बीम्स आर ऑफन रिफर्ड एज गर्डर, ज़्यादातर इसको रेफर करते हैं जो फ्लोर बीम्स होती हैं, जो फ्लोर लेवल पे बीम्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड आपका गर्डर। अब बात करते हैं व्हाट इज अ गर्ट। अब देखो ये सब टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलम, which one of the following is compression member, which of the following is a bending या फ्लेक्सुरल मेंबर। तो आपको कम से कम ये टर्म ही पता होने चाहिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाए, और ये सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। मैं सारे एग्जांपल देता जाऊंगा ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ट क्या होता है। अ हॉरिजॉन्टल मेंबर फैशन्ड टू एंड स्पैनिंग बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, पेरिफेरल कॉलम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल building used to support wall cladding like corrugated metal sheeting। अब इसको डायग्राम से ही समझ सकते हो। सपोज दैट कि ये आपके पास एक सपोर्ट है, सपोज दैट कि आपके पास, ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको थोड़ा नीचे फर्दर करते हैं, ये है सपोर्ट, एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक, फिंज भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो इसके पेरीफेरी, ध्यान दीजिए जो डेफिनेशन लिखी गई है, अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, ध्यान दीजिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि ये मेंबर कैसा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल मेंबर फास्टेंड टू एंड टू एंड, देखो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया, ठीक, हॉरिजॉन्टल है, हाँ हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट बात करते हैं, फास्टेंड टू एंड स्पैनिंग बिटवीन पेरीफेरल कॉलम। पेरीफेरी मतलब यहाँ पे इसके पीछे कुछ इस तरीके से लगेगा, ऐसे आएगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, तो एक तरीके की ये पेरीफेरी हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड गर्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज कॉल्ड गर्ट, और ये ज्यादातर यूज होता है कहाँ पे, आप एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो देखिए एक खास बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी अब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का ही पार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डील की जाती हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। तो आप देख सकते हो कि जब भी कभी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जाना तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगे। चलो इसका यूज हो गया। चलो क्लैडिंग लाइक कोरुगेटेड मेटल सीट, मेटल सीट से बनाई जाती हैं, तो ये मेटल की क्या होती हैं, सीट होती हैं। कोरुगेटेड का मतलब ये होता है कि इनमें क्या होता है कि हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा होल रखते हैं ताकि क्या होता है, इससे पास करते रहे, विंड पास करते रहे, इसलिए इसको बनाया जाता है कोरुगेटेड। तो यहाँ पे क्या है, विंड आसानी से अंदर पास कर सके ताकि विंड वगैरह अच्छी से मिलती रहे, वेंटिलेशन अच्छा हो जाए। चलो अब बात करते हैं जॉइस्ट क्या होता है। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़ी। क्या होता है, अ बीम सपोर्टिंग फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट अ मेजर बीम। ये एक तरीके की मेजर बीम नहीं होती। गांव में देखा होगा जैसे आजकल के स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो क्या आप लगातार बीम प्रोवाइड करते जाते हो स्लैब के नीचे, नहीं। जहां पे आपको लगता है कि यार कमरे की स्पैन थोड़ा ज़्यादा हो रही है, बीच में जो स्लैब है वो आपकी डिफ्लेक्ट कर सकती है, तो आप क्या करते हो, बीच में एक बीम प्रोवाइड कर देते हो, ठीक। लेकिन पहले समय में अगर हम बात करें, जो जॉइस्ट की बात है, जो आपके कच्चे मकान बनते थे मिट्टी के, तो उसमें आपने देखा होगा एक जॉइस्ट यहाँ प्रोवाइड करते थे, एक ऐसे प्रोवाइड करते थे, फिर एक प्रोवाइड करते थे, फिर एक प्रोवाइड करते थे। तो ये एक तरीके की बीम नहीं हुई प्राइमरी बीम, ये एक तरीके की सेकेंडरी बीम हुई। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको प्राइमरी बोल दिया तब तो सारी प्राइमरी हो जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या है कि कई सारी प्रोवाइड की जाती हैं तो सब पे लोड आ जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, नॉट अ मेजर बीम, ये अंडरलाइन करो, ये एक तरीके की मेजर बीम नहीं है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बीम्स होती हैं, इसलिए इसे क्या है, देखा होगा कि लकड़ी के जो इतने बड़े लट्ठे होते हैं उनका यूज किया जाता था। तो गांव में आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो दिस इज नॉट अ मेजर बीम, ओके। चल अब बात कर लेते हैं फिलर जॉइस्ट क्या होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई में। इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन और स्टील जॉइस्ट। ये किससे मिलकर बना होता है,
आयरन और स्टील जॉइस्ट का। हालांकि मैं इस जॉइस्ट को लकड़ी के हिसाब से बताऊं तो ये आपका वुड का होगा, लेकिन हम स्टील डील कर रहे हैं तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। ओके, चल ऐसा समझ लो। एक ये बीम हो गई, मान ले मेजर बीम ये है, ये बीम है मेजर, इसके ऊपर आपने कोई दूसरी बीम लगा दी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, तो दिस इज कॉल्ड जॉइस्ट, दिस इज कॉल्ड जॉइस्ट। ये मान लेते हैं कि ऐसे कुछ बीम है, सपोज दैट इस लाइन में 2 बीमें आपने प्रोवाइड कर दी, तो दिस इज कॉल्ड मेन बीम। और इसके इस डायरेक्शन में अगर आपने कोई बीम्स प्रोवाइड करना शुरू किया और 4-5 प्रोवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड आपका जॉइस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉइस्ट। चल अब बात कर लेते हैं, इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन और स्टील जॉइस्ट। आयरन की बनाओ या स्टील जॉइस्ट बनाओ, स्पेस अप टू अबाउट कम से कम 1 मीटर अपार्ट रखी जाती हैं, फिलर विथ अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीसीसी का यूज कर रहे हो, मतलब प्लेन, इसमें आरसीसी आप यूज नहीं कर रहे हो। अब ऐसा यूज क्यों होता है अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, लोड आर अप्लाइड टू कंक्रीट वेयर ट्रांसफर टू द जॉइस्ट विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट एक्टिंग एज अ सैलो आर्च। ये एक्ट करता है सैलो आर्च की तरह। आर्च क्या होता है, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बना रखा है कंक्रीट फिलर जॉइस्ट का। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, मैंने कोशिश किया यहीं पे समझा दूं, क्योंकि उसको रफ करूंगा फिर समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है, ये एक तरीके की मेन बीम हो जाती हैं, और ऐसा समझ लो ये आई सेक्शंस हैं। उसको टॉप से अगर आप देखोगे तो टॉप से आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये कंक्रीट बीच में भरी होगी और ये स्टील की जॉइस्ट लगाई गई हैं। तो ध्यान रहे कि कंक्रीट बीच में भर देते हैं और उसके बाद में स्टील का इधर उधर लगा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो इस पे लोड आता है, जो लोड आता है वो इस पे लोड आता है। यूडीएल मैं बना रहा हूँ, दिस इज यूडीएल, इस पे लोड आता है फिर ट्रांसफर कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड फिलर जॉइस्ट। तो फिलर जॉइस्ट कहाँ यूज करोगे, देखो ये एक स्टील का यूज कर लोगे, ये स्टील यूज करोगे, बीच में कंक्रीट भर दोगे, और वो भी पीसीसी मतलब प्लेन कंक्रीट, उसमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं यूज करना है। तब आरसीसी पे लोड आएगा, वो ट्रांसफर करेगा जॉइस्ट को, जॉइस्ट क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करके सीधे आपको कॉलम को दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड डायग्राम ऑफ फिलर जॉइस्ट। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज फिलर जॉइस्ट। अब जॉइस्ट आपको समझ में आ गया, जॉइस्ट मतलब कड़ी की बात कर रहे हैं बस। उसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज द लिंटल्स। लिंटल भी एक तरीके का बीम ही होता है। इट इज अ बीम मेंबर यूज टू कैरी आउट वॉल लोड ओवर वॉल ओपनिंग। जैसे ये आपका दरवाजा है, आप यहाँ से इंटर कर रहे हो, इसके ये वाल है, मशीनरी वाल है, ये भी मशीनरी वाल है, घर में प्रैक्टिकली भी देख सकते हो इसको। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वाल आपकी कुछ हाइट तक पहुंच जाती है तो आप या तो डोर लगाते हो या तो विंडो रखते हो, पहले से रखना पड़ता है। एक नीचे भी लिंटल होता है, एक ऊपर भी होता है, एक प्लिंथ लेवल पे होता है, और एक आपका जब दरवाजा कंप्लीट हो जाता है हाइट है उसके बाद उसके ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर वाल का लोड ऊपर से आएगा तो दरवाजा वगैरह इधर उधर जा सकता है, बकल कर सकता है, टूट सकता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिंटल लगाना पड़ता है। अब लिंटल क्या करता है, लोड को ट्रांसफर कर देता है वाल में। तो जैसे ही लोड वाल का, इसके ऊपर वाल और होगी तो वाल को ये ट्रांसफर करता है, वाल लोड को ट्रांसफर करके इस वाल में ट्रांसफर कर देता है। तो ध्यान रहे कि ये वाल का लोड कैरी करता है, तो ये ध्यान रहे यूज टू कैरी वाल लोड्स ओवर अ वाल ओपनिंग, डोर ओपनिंग, विंडो। तो जहाँ पे ओपनिंग होगा फॉर डोर्स एंड विंडो, वहाँ पे लिंटल आपका प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड वहाँ करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ तो प्रोवाइड करते ही हैं, पूरी लेंथ में प्रोवाइड कर देते हैं घरों में। ठीक है, इसलिए ताकि मजबूत रहे क्रॉस सेक्शन। तो ये होता है लिंटल। इसकी डिजाइनिंग आपको कहाँ पढ़नी है, आरसीसी में। हालांकि मैं समझा रहा था सारा फ्लेक्सुरल मेंबर, इसलिए मैं हर चीज को डील कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, चल बात कर लेते हैं पर्लिन। अब ये पर्लिन क्या होता है, इट इज अ रूफ बीम यूजुअली सपोर्टिंग बाय रूफ ट्रस। ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा ही समझने के लिए। दिस इज डायग्राम, कुछ ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही ऐसे कुछ बनाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्लिन। ये ट्रस है, जब इस टॉपिक को अलग से डील करना है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्लिन है उसको मैं समझा देता हूँ। तो दिस इज पर्लिन, दिस इज पर्लिन। इसमें से जो आप यूज़ करोगे, जो मटेरियल को सपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्लिन, दिस इज कॉल्ड पर्लिन। तो इसमें क्या होता है, पर्लिन का ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो इसका हम क्वेश्चन इसके करेंगे और इसकी थ्योरी को सेपरेट डील करेंगे। ठीक है, पर्लिन के बारे में तो वहाँ पे बताएंगे, जब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे रूफ ट्रस आएगा, तो वहाँ पे हम इसको डील कर देंगे अच्छे से, इसकी क्या लेंथ ली जाती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो ये बस पता होना चाहिए कि पर्लिन एक तरीके की फ्लेक्सुरल मेंबर है और जो कि रूफ ट्रस में आती है। तो दिस इज द रूफ ट्रस,
रूफ ट्रस। चलो आगे बात करते हैं। राफ्टर क्या होता है? राफ्टर मैंने बताया था कि जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है दिस इज कॉल्ड राफ्टर, तो इसको बोलते हैं राफ्टर। तो ये दिस इज कॉल्ड राफ्टर, दिस इज कॉल्ड राफ्टर, इसको बोलते हैं राफ्टर। जो सबसे टॉप मोस्ट मेंबर होता है दिस इज कॉल्ड राफ्टर। तो ये पर्लिन का ही पार्ट होता है, लेकिन हमने बताया था कि राफ्टर क्या होता है? रूफ बीम यूजुअली सपोर्टिंग अ बिल्डिंग, ये एक सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को, तो दिस इज एक तरीके की बीम ही होती है, तो दिस इज कॉल्ड रूफ बीम। बात करते हैं, ये तो राफ्टर पर्लिन समझ में आ गया होगा कि ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका आता है स्पेंड्रल्स क्या होता है। अब ये स्पेंड्रल समझना है, उसको डायग्राम से समझेंगे। स्पेंड्रल क्या होता है? इट इज, नाम में लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर बीम्स एट द फ्लोर लेवल। ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोर लेवल आपका होगा, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, जो भी फ्लोर होगा, सपोज दैट मान लेता हूँ कि ये आपका फ्लोर है। थोड़ा डायग्राम देखिएगा, ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं बना नहीं सका, यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। ये है आपका कॉलम, ये भी है आपका कॉलम, ये है आपका 3D डायग्राम में दिखाया हूँ कुछ समझने के लिए, आपको अगर समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पे चीज़ों को समझा सकता हूँ। कुछ ऐसा ही है, ये आपका पूरा कंक्रीटिंग कर रखा है आपने। स्पेंड्रल समझा रहा हूँ इसलिए ताकि देखिए है तो ये आरसीसी का पार्ट, फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ठीक, क्या है? द फ्लोर लेवल, द एक्सटीरियर बीम एट द फ्लोर लेवल ऑफ बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, ये है फ्लोर लेवल आपका, हो सकता है ग्राउंड फ्लोर हो या अपर फ्लोर हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सटीरियर बीम, एक्सटीरियर बीम की बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर बीम। इसको आपने बनाया, ये है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर बीम, एक्सटीरियर बीम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर बीम। चलो, अब क्या आपने किया, जो इसकी बीम थी, इस बीम को आपने फर्दर बढ़ा दिया नीचे की तरफ। तो द फ्लोर लेवल ऑफ बिल्डिंग विच कैरी द एक्सटीरियर बीम एट द फ्लोर लेवल ऑफ बिल्डिंग विच कैरी पार्ट्स ऑफ द फ्लोर लोड एंड एक्सटीरियर वॉल। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोड तो ये क्या करती है, जो फ्लोर जो आपने बनाया इसका लोड लेगी, लेकिन कुछ पार्ट ये क्या करती है, जो एक्सटीरियर वॉल होती है उसका लोड लेती है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर वॉल। जैसे आपने इसको बनाया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो ये आपका हो जाता है स्पेंड्रल, स्पेंड्रल्स। तो ये है स्पेंड्रल्स। तो जो बाहरी लोड निकल के आता है उसको ये कैरी करता है। वैसे यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया क्या होता है कि ये बीम अंदर की तरफ ऐसे भी रहती है, तो ये कुछ लोड इसका लेती है, कुछ लोड आपका एक्सटीरियर वॉल का भी ले लेती है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेंड्रल बीम। तो बाहरी वॉल का मतलब आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे सपोज दैट ये बीम है आपके पास, ऐसे है, यहाँ पे वॉल है, ऊपर से ये वॉल आई है, आपने थोड़ा इसको बाहर बढ़ा दिया, जो ये बाहर पार्ट दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड स्पेंड्रल बीम। तो दिस इज कॉल्ड स्पेंड्रल, इसलिए यूज किया जाता है। तो आप आरसीसी में पढ़े होगे, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। ओके, चल अब बात कर लेते हैं व्हाट इज स्ट्रिंगर। ये भी समझना जरूरी, देखिए टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे के जाएंगे। मेंबर्स यूज्ड इन ब्रिज, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट दिस ब्रिज है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ब्रिज। जिस पोडियम पे मैं खड़ा हूँ दिस इज कॉल्ड ब्रिज मान लो। ठीक, अच्छा, मेंबर्स यूज इन द ब्रिज पैरेलल टू ट्रैफिक डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में आपने कोई बीम प्रोवाइड कर दी है। चलो, क्या प्रोवाइड कर दिया है? बीम प्रोवाइड कर दिया है। टू कैरी द डेक स्लैब, डेक स्लैब समझो कैसे, जैसे मैं इस पोडियम पे खड़ा हूँ दिस इज कॉल्ड डेक स्लैब। जैसे आपने देखा था जिस पोडियम पे हम क्लास लेते थे, जैसे मतलब कंचन लॉज में क्लास लेते थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक पोडियम बना था जिस पे हम लोग चलते हैं, वो तरीके का ट्रैफिक होता है, उसको समझो। ट्रैफिक टू कैरी द डेक स्लैब दे विल बी कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स फ्लोर बीम। इसके नीचे ट्रांसवर्स, जैसे जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, सपोज दैट हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्शन में जो बीम डाली जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंगर। तो यहाँ पे हो जाता है दैट इज ट्रांसवर्स फ्लोर बीम, तो कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स फ्लोर बीम। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, आप जाकर के ब्रिज देखिएगा, जहाँ पे रेलवे ब्रिज वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसके डायरेक्शन में भी बीम होती है, उसके आपके ट्रांसफर डायरेक्शन में बीम रखी जाए, क्योंकि हैवी लोड आता है, ट्रेन का मालगाड़ी गुजरनी है, बहुत सारे डिब्बे, तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कास्टिलेटेड बीम। ये बीम क्या होती है? बीम विथ ओपनिंग इन बिटवीन हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सेस के अबाउट होगा उसी के अबाउट आपको उसी में क्या करना है, आपको ओपनिंग करनी है। अब ये ओपनिंग जो होनी चाहिए,
और ये यूज किया जाता है लो एक्सियल लोड कैपेसिटी के लिए, और जो DMRC वगैरह में जो यूज किया जाता है वहाँ पे इलिप्टिकल ओपनिंग की जाती है। तो जहाँ पे ओपनिंग करनी होती है उन लोगों को है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इलिप्टिकल शेप का प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको ये बीम जहाँ पे मिलेगी ये आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपका DMRC वगैरह जो कंस्ट्रक्शन करता है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, दिस इज कॉल्ड कास्टेलेटेड बीम। तो स्टील में जो हमको डील करना है, क्या क्या डील करना है, देखो बीम पढ़ेंगे, गर्डर पढ़ेंगे, गर्ट भी पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपका पर्लिन पढ़ेंगे, राफ्टर पढ़ेंगे। ठीक, ये सब पार्ट जो है आपका जो स्प्रेंड्रल है, स्ट्रिंगर है, स्ट्रिंगर अपना पार्ट है, उसके बाद स्प्रेंड्रल है, उसके अलावा लिंटल है, और जो जॉइस्ट वगैरह है, गर्ट वगैरह, ये सब हमको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना था, लेकिन बाकी सबके डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलो आगे बढ़ें। चल, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आते हैं। हालांकि बीम से 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अभी तक पूछे गए हैं टोटल, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। पता कम से कम एक क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो इसलिए भैया पढ़ना सब कुछ जरूरी, कुछ छोड़ नहीं सकते। पता चला सब पढ़ के जा रहे हैं, कंप्रेशन मेमर भी अच्छे से पढ़ा, कनेक्शन भी अच्छे से पढ़ा, और आपने इसको छोड़ दिया और क्वेश्चन इससे से आ गए 2-3 क्वेश्चन, तो कम से कम आपका नोट्स तो रहेगा, कम से कम कुछ बातें याद रहेंगी कि यार ये चीज़ें यूज़ की गई थी, तो फिर आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड बीम के बारे में डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, तो उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड। चलो आगे बात करेंगे लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ईएस में भी पूछा है, गेट में भी पूछा है, एसएससी जेई ने भी पूछा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है इसको डायग्राम से समझेंगे, लैटरली कैसे सपोर्ट किया गया है इस चीज़ को देखेंगे, क्या सारी चीज़ें रहती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन है लैटरली सपोर्टेड और लैटरली अनसपोर्टेड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चल, क्या है, पहली हेडिंग है, पहले लिख देते हैं, उसके बाद में आपको क्लियर समझा देते हैं क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। लैटरली थोड़ा सा रफ करते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। laterally unsupported, laterally, that is laterally supported beam। अभी फिगर बनाऊंगा तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोर्टेड सॉरी, बीम, ठीक है, laterally supported beam। if the compression flange जो कंप्रेशन फ्लेंज होती है आई सेक्शन की ऑफ द बीम, बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा, बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड, completely restrained, इसको रोका गया है, completely restrained against lateral movement, then it is called
then it is called laterally supported beam. Laterally supported beam. ठीक है, चल सिंस इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब अभी आपको डायग्राम से समझाते हैं. सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, increase due to the slab, there is no possibility of buckling of the compression flange कंप्रेशन फ्लेंज की क्या होती है, बकलिंग नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपको जो स्ट्रेस लेनी है सिग्मा बी एस इजकल टू 0.66 FY इंटू दिस इज WSM. बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बेंडिंग में हमको डिजाइन करना है तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये बीम लेटरली सपोर्टेड है कि अनसपोर्टेड है. अगर ये नहीं पता होगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ये कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन जो है और आसानी से निकल जाएंगे. तो अगर इसको आपने यूज़ किया है मान लिया LSM से, तो ये वैल्यू जो होती है वो FY डिवाइड बाई 1.1 LSM में यूज़ करते हैं. कहाँ पे यूज़ करते हैं, LSM में. चल आगे बात करते हैं. अब इसको डायग्राम से समझाते हैं. कुछ ऐसा है, सपोज दैट कि ये आपने बनाया आई सेक्शन, ये आपने बनाया आई सेक्शन. ठीक, इस आई सेक्शन में आपने क्या किया, कंक्रीट का कोई ब्लॉक ला करके फिट कर दिया टॉप पे, क्योंकि आपको ध्यान है इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन्ड. तो कंप्रेशन फ्लेंज की बात हो रही क्योंकि जहां कंप्रेशन होता है वहीं पे बकलिंग होती है, जहां टेंशन होगा वहां कोई बकलिंग नहीं होगी. तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपका बन के आता है. दिस इज द कंप्रेशन फ्लेंज, दिस इज द कंप्रेशन फ्लेंज. तो ये आरसीसी का आपका एक स्ट्रक्चर होगा जो कि आपको इसके अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि आपने क्या किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बढ़ जाएगा. तो ये पूरी कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट बीम या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, चल अब देखो क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप दो एक्सेस के अबाउट लोगे. एक ये एक्सेस हो जाएगी एक्स एक्सेस, एक हो जाएगी वाई वाई एक्सेस. अब आप देख सकते हो कि वाई वाई एक्सेस में मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, आई वाई वाई इज ग्रेटर देन क्या आएगा, आई एक्स एक्स. निकाल सकते हो. ठीक, क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब इस एक्सेस के अबाउट लोगे तो इसको रोटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मास अब उसके ऊपर ज़्यादा है. अभी मेरे ऊपर कोई मास नहीं है तो मैं आसानी से इधर उधर बकल कर सकता हूँ. लेटरल टॉर्सनल बकलिंग ऐसे हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर अगर 50 kg की कोई बोरी लाद दी जाए तो फिर मैं इधर उधर बकल नहीं कर पाऊंगा आसानी से, गर्दन ही टूट जाएगी. ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको अगर ऊपर से कोई वेट लगा दिए गए कहाँ पे, कंप्रेशन साइड में, तो आप आसानी से कर सकते हो. ओके, तो दिस इज आई वाई वाई अब ज़्यादा हो जाएगा, अब बकलिंग के चांस क्या हो जाएंगे, कम. इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है, सिंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इंक्रीजेज ड्यू टू द स्लैब. इसको स्लैब बोलते हैं, कंक्रीट बीम ना बोल के कंक्रीट स्लैब बोल दो इसको. इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्लैब द एक्सिस द देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज. अब कंप्रेशन फ्लेंज के बकलिंग होने के कोई भी चांस नहीं होंगे. चल नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, लैटरली अनसपोर्टेड. दूसरा यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, लैटरली अनसपोर्टेड बीम. अब अनसपोर्टेड का मतलब है कि आपने कंप्रेशन फ्लेंज को रोका नहीं है. इसका मतलब ये हुआ
इफ द, इस पे ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है, आईएएस में 2-3 बार ये टॉपिक पूछा गया है, तो इसलिए इसको डील कर रहे हैं। इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम, फ्लेंज ऑफ द बीम is not restrained against lateral movement, then it is called laterally unsupported बीम। अब आपने इसको अनरिस्ट्रेंड कर दिया, नॉट रिस्ट्रेंड किया है, तो इसलिए इसको बोल पाओगे अनसपोर्टेड बीम। सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी of buckling of compression flange। अब ये कैसे बकल होती है भी डायग्राम से बताते हैं। आप कंप्रेशन फ्लेंज कॉमा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज गिवन बाय डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस is given by, कैसे given by, this is F design is equal to, यहाँ पे BD भी लिख दो, CD नहीं होगा BD होगा, क्योंकि कंप्रेशन नहीं या बेंडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। FBD is equal to, this is XLT, ये लेटरल टॉर्सनल फैक्टर है, अभी मैं इसको लिखता हूँ, FY डिवाइड बाई 1.1, और LSM में आपको इसको लगाना है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, जहां पे XLT इज द फैक्टर, अ रिडक्शन फैक्टर, ये एक तरीके का आपका रिडक्शन का क्या है, फैक्टर है, दिस इज द रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। ये रिडक्शन फैक्टर यूज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही लेटरल टॉर्सनल बकलिंग होगी तो उस केस में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए एक रिडक्शन फैक्टर यूज करना पड़ता है जिसका नाम दे दिया XLT। L का मतलब है लेटरल, T का मतलब है टॉर्शन। तो अ रिडक्शन फैक्टर टू टेक केयर ऑफ lateral torsional buckling, ठीक। तो इस केस में क्या करोगे, देखो इसको डायग्राम को अगर मैं समझाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द आई सेक्शन, कुछ आई सेक्शन आपका ऐसे बनेगा, दिस इज द आई सेक्शन, ये है आई सेक्शन। और आपने क्या किया, आपकी बार जो स्लैब बेस आपने बनाया, दिस इज कंक्रीट स्लैब बेस, ये अब की आपने इसको टॉप पे प्रोवाइड किया, तो कंक्रीट स्लैब है, कंक्रीट स्लैब, ठीक। अब की बार आपने क्या किया, इसके साथ में प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके ऊपर आपकी प्रोवाइड किया, इसको देखो दोनों में अंतर क्या है, इसके साथ आपने एम्बेडमेंट किया है, मतलब उसके साथ अंदर मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक समझते हो, इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, जब बकलिंग अकर होगी तो कुछ ये जो एक्सिस है ना, यहाँ पे लेटरल टॉर्सनल बकलिंग हो जाएगी, किसकी, फ्लेंज की। तो ये देखने में कैसा लगता है, जैसे 3D डायग्राम से अगर मैं बताऊँ तो इस डायग्राम को और अच्छा बता सकता हूँ, जैसे ये है आपका आई सेक्शन, ठीक, आई सेक्शन में ये है आपका फ्लेंज पोर्शन, दिस इज द फ्लेंज पोर्शन। ये आप इसको थोड़ा 3D डायग्राम में समझो तो बेटर रहेगा, तभी चीज़ें क्लियर होते हैं। ये है आपका, इस तरीके से आप इसको बना पाओगे, चलो इस तरीके से आई सेक्शन हो जाएगा, ओके। इसके ऊपर आपने लगा रखा होगा। तो लेटरल टॉर्सनल बकलिंग का मतलब क्या होता है कि इस एक्सिस के अबाउट आपकी बकलिंग होगी, दिस इज कॉल्ड वाई वाई,
अब देखो लैटरल मतलब समझो, लैटरल का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर कोई चीज़ जाकर के बकल होगी, तो कुछ बकलिंग जो आपकी अकर होगी तो इसका कुछ शेप ऐसा चेंज हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा ऐसे समझो। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, जैसे क्या होगा कि प्रैक्टिकली जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मेरे ऊपर कोई लोड आपने लगा रखा है, अब लेटरल डायरेक्शन में अगर मेरे को बकल करना होगा तो कैसे बकल करेंगे। टॉर्सन की बात करें ना, कुछ इस तरीके से हम घूम जाएंगे, कुछ इस तरीके से घूम जाएंगे, तो आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, थोड़ा घूम जाएगा। तो इसकी जो बकलिंग होती है वो लेटरल टॉर्सनल बकलिंग जो होती है वो इस एक्सिस के अबाउट होती है। तो ये वाला जो बीम पोर्शन है घूम जाता है थोड़ा सा। टॉर्सन में आपने देखा होगा कि एक्सिस के अलाउंग घूमती कोई भी चीज़ है। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को खींचते हैं उसको भी टॉर्सन बोलना होता है, तो आपने देखा होगा जब टॉर्क अप्लाई करते हैं तो जो मेरा थंब होता है, जैसे अगर मैंने इसको टॉर्क अप्लाई किया तो ये जो थंब है ना उस एक्सिस के अबाउट जाना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, ये ऐसे निकल आती है, ऐसे बकल हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटरल टॉर्सनल बकलिंग बोलते हैं। जैसे इसके ऊपर रखी हुई है, जैसे कोई विंड लोड आया, कोई और लोड की वजह से क्या होगा, इस तरीके से आपकी चीज़ें बकल हो जाएंगी। तो इसे बोलते हैं आपका लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको लेटरली अनसपोर्टेड डिज़ाइन करना होगा तो आप एक रिडक्शन फैक्टर का भी यूज करोगे। बाकी आगे हम बकलिंग का अभी बताएंगे, क्योंकि अभी टॉपिक आपका ये तो शुरुआत हो रही है। इसके बाद अभी जब हम डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे पूरा और डायग्राम अभी बनेंगे, वहाँ पे और सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये समझा रहे हैं ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि लेटरली सपोर्टेड क्या होता है और लेटरली अनसपोर्टेड क्या होता है। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको डील करना है इसकी इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी जेईई ने इस पे भी पूछ रखा है, तो उसको डील करना जरूरी है। अब बात हम लोग करेंगे इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, इफेक्टिव लेंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ छोड़ोगे तो फिर पूछ लेगा एग्ज़ाम में, इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि इफेक्टिव लेंथ के बारे में। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम कॉलम में पढ़ रहे थे सिर्फ बकलिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे टॉर्सनल बकलिंग हो रही। अब देखिए बकलिंग सिंपल करोगे तो सीधे बकल हो गए तो ठीक है, लेकिन टॉर्सनल बकलिंग के साथ में लेंथ थोड़ा और चेंज हो जाएगी, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टॉर्सन आ गया ना, पहले क्या हो रहा था सिर्फ बकलिंग हो रही थी, अब लेटरल टॉर्सन बकलिंग भी साथ में लेके चलना है। तो टॉर्सन का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, उससे हमको चीज़ें क्लियर हो जाए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटेड विथ, नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं इफेक्टिव लेंथ से। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। अभी तक हम बात कर रहे थे बकलिंग। बकलिंग जब हम कंप्रेशन मेंबर में पढ़े थे तो सीधे कॉलम ऐसे बकल हो जाता था, या कुछ दो लेंथ है इनके बीच में बकलिंग हो जाती थी। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है, इसमें बकलिंग के साथ में लैटरल टॉर्सन भी आएगा। ठीक है, तो टॉर्सन को भी ध्यान देना। जैसे मतलब इसका मतलब देखो समझना कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अगर मेरे ऊपर कोई लोड आया तो मैं ऐसे बकल कर जाऊँगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड बकलिंग। अब लेटरल टॉर्सनल बकलिंग का मतलब ये हुआ कि मैं एक्सेस के साथ मुड़ता भी जा रहा हूँ और बकल भी होता जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लेटरल टॉर्सनल। मतलब मैं ऐसे खड़ा था, सिर्फ मेरी ऐसे बकल हुआ तो दिस इज कॉल्ड सिंपल बकलिंग। लेटरल टॉर्सनल बकलिंग का मतलब ये होता है मेरे ऊपर लोड आया तो फिर मेरे पास लोड आने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे भी मुड़ गया, मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसा भी हो गया, फिर जाके मैंने ऐसे बकल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। मतलब मेरा ये जो डायरेक्शन है ये भी चेंज होता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। अब इसी को डील करना है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसको एक एक चीज़ करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो टॉपिक है आपका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि अब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मेरी लेंथ कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो पहले सिर्फ बकलिंग था तो एक इंसान बकलिंग काम कर रहा था,
अब आप बताओ कि यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या आ गई, लेटरल आ गया, टॉर्शन बकलिंग आ गई। अब ये जो लेटरल टॉर्शन आया ना, इसकी वजह से लेंथ में और इंक्रीमेंट होगा, तो इसी चीज़ को हमको समझना है। तो पहले वाले केस जो पढ़े थे और जब आप पढ़ेंगे दोनों में डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा कर लेंगे ताकि याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब क्या है, इफेक्टिव लेंथ में एक कॉलम में बनाएंगे टाइप ऑफ मेंबर कि सिंपली सपोर्टेड है कि भाई कैंटिलीवर है, टाइप ऑफ मेंबर, फिर एंड कंडीशन ऑफ बीम, एंड कंडीशन, एंड कंडीशन ऑफ बीम, ये आएगा। फिर है इधर इफेक्टिव लेंथ, इस कॉलम में मैं लिखूंगा इफेक्टिव लेंथ, एल के टर्म में लिखूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल एल के टर्म में, ठीक है। चल अब एंड कंडीशन में है, इस टाइप ऑफ मेंबर में मैं लिख रहा हूं सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने केसेस हो सकते हैं उसको देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जानते होगे ना, जैसे इसको यहाँ से सपोर्ट कर दिया, इधर से सपोर्ट कर दिया, तो ये एक तरीके की सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं। चल अब ये सिंपली सपोर्टेड है, कंडीशन क्या है, एंड कंडीशन ऑफ बीम क्या है, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्सन। अब ये बात आपको समझ में तभी आई ना जब पहले मैंने समझाया आपको कि टॉर्सन को कैसे रोका जा सकता है। तो रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्सन, टॉर्सन में रोका गया है एक एंड पे, एंड अब पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्सन, टॉर्सन में इसको रोका गया है, एंड अनरिस्ट्रेन्ड, ध्यान दीजिएगा, अनरिस्ट्रेन्ड, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लैटरल बेंडिंग, अगेंस्ट लैटरल बेंडिंग। अब इसको आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अनरिस्ट्रेस, यहां पे रिस्ट्रेंड किया गया, टॉर्सन में तो रोक दिया गया कि भाई आपको टॉर्सन में बकल नहीं होना है, लेकिन अनरिस्ट्रेंड किया गया अगेंस्ट लैटरल बेंडिंग, मतलब आपकी लैटरल बेंडिंग यहां पे हो सकती है। अब ये लैटरल बेंडिंग अगर हो सकती है तो इस केस में एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल लिया जाता है। तो ध्यान है कि यहाँ पे टॉर्सन में रोका गया, ये सिंपली एक तरीके का हो जाएगा कि बोथ एंड्स आर हिंज, तो इस तरीके से आपका केस हो जाता है। तो दिस इज एल। नेक्स्ट इसमें केस आता है टू ये आता है पार्सली रिस्ट्रेंट। अब देखो पार्सली अगर करोगे भाई, अभी तक अनरिस्ट्रेंट था तब आप फ्रीली घूम सकते थे कहीं पे भी, लेकिन अब पार्सली इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, रिस्ट्रेंट। तो पार्सली, दिस इज पार्सली रिस्ट्रेंड, पार्सली आपने रोका है, मतलब थोड़ा अलाउ कर दिया कि आप थोड़ा सा बकल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेटरल बेंडिंग आपकी थोड़ी बहुत हो जाएगी। तो पार्सली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लैटरल बेंडिंग, ठीक, इसको बोलते हैं लेटरल बेंडिंग। अभी डायग्राम से भी बताऊंगा। अब आप बताओ अनरिस्ट्रेंड और पार्सली रिस्ट्रेंड में लेंथ किस में ज़्यादा आएगी? जाहिर सी बात है अनरिस्ट्रेंड में ज़्यादा लेंथ आएगी, क्योंकि आपको इसको रिस्ट्रेंड नहीं किया, आपने इसको फिक्स नहीं किया, इसको आपने रोका नहीं। लेकिन जिसमें पार्सली रिस्ट्रेंड किया होगा तो वो लेंथ आपके एल से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि आपने उसको रोक रखा है, आपको उसने क्या कर दिया, रिस्ट्रेंड कर दिया। जिस चीज़ को आप रिस्ट्रेंड करोगे, रोकोगे, तो वो चीज़ वहाँ से बकल नहीं करती है। तो इस केस में जो वैल्यू आती है वो 0.85 एल आती है। याद करना बड़ा आसान है, मैंने बताया नहीं, चीज़ें धीरे धीरे समझना पड़ता है कि ये पार्सली का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ लो। अनरिस्ट्रेंड का मतलब एकदम फ्री था, पार्सली रिस्ट्रेंड का मतलब थोड़ा सा उसको रोक दिया आपने। ओके, चलो अब ऐसा समझ लो, आपको फ्रीडम दे देगी कि भाई चलो जाओ, आप घूम के आओ, कहीं पे भी घूम सकते हो, तो अनरिस्ट्रेंड कर देगा। और फिर आपसे बोला जाए कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, मोहल्ले में ही घूम सकते हो, शहर में नहीं जा सकते, इसका मतलब है आपके ऊपर पार्सली रिस्ट्रेंड किया गया है। ठीक है, आप बस मोहल्ले में घूम सकते हो, बहुत दूर नहीं जा सकते, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते। अगर आप पूरे शहर में घूम सकते, पूरे वर्ल्ड में घूम सकते, मतलब अनरिस्ट्रेंड कंडीशन है, कहीं भी घूम लो जाके।
पार्सली का मतलब है कि आपको लिमिटेड किया गया कि भाई आप अपने मोहल्ले में ही घूमोगे, तो दिस इज कॉल्ड पार्सली रिस्ट्रेन अगेंस्ट, दैट इज लैटरल बेंडिंग। थर्ड पॉइंट, थर्ड है फुल्ली रिस्ट्रेन, फुल्ली, अब देखो फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया इसके ऊपर, अब कहा गया कि तुम अपने घर में ही रहो, फुल्ली रिस्ट्रेन अगेंस्ट लैटरल बेंडिंग। अब आपसे कहा कि आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको क्या हो गया, आपके घर वालों ने आपके ऊपर फुल्ली रिस्ट्रेन लगा दिया कि आप घर के बाहर इसके बाद नहीं निकल सकते हो। तो इसके बाद आप नहीं निकल सकते तो आपकी लेंथ और कम हो जाएगी, तो और कम कितना हो जाएगी, तो दिस इज द 0.7 इंटू एल। देखो कितना आसान तरीका याद करने का है। कैसे याद कर रहे हैं, 0.15 यहाँ पे कम हुआ, फिर 0.15 यहाँ कम हो गया, याद करना आसान है। चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग हैं चौथा पॉइंट, बड़ा आसानी से याद किया जा सकता है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लैटरल ब्रेशिंग। अब ये ब्रेशिंग क्या होता है अभी समझाता हूं। ब्रेशिंग, देखिए टर्म का मतलब समझ जाओगे तो कर ले जाओगे। एट इंटरवल्स along the length। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं तो ये लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेशिंग मेंबर। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे नहीं, मैं इसी डायरेक्शन में बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब समझ लो, तब आपको पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। देखिए हमें याद करने में दिक्कत कब आती है, जब हमारे टर्म ही नहीं क्लियर होते हैं कि यार ब्रेशिंग क्या हो रहा है, ये सब पता ही नहीं है, तभी हमको दिक्कत होती है। जब तक हमें टर्म अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें हम लोग खुद ही क्लियर कर लेंगे। इसका एक 3D डायग्राम से समझते हैं। चल, इसका 3D डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। ये लेंथ के लॉन्ग में बना रहा हूँ समझने के लिए, बस ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक। तो ये होती है, जैसे सपोज दैट ये लेंथ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को डील कर रहा हूँ। तो अगर आपको ब्रेशिंग करनी है ना, तो सपोज दैट कि ये आपने बीच में कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग। तो आपने जो क्रॉस मेंबरिंग कर दी ना, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग। तो ये जो बीम सेक्शन है ना, ये लेंथ के अलॉन्ग रहेगा। किसके अलॉन्ग रहेगा, लेंथ के अलॉन्ग। ये मान लो कि उधर की तरफ लेंथ गई है बीम की, दिस द लेंथ, ठीक। अब देखो इसने क्या कहा अभी समझना, इफेक्टिव लैटरल ब्रेशिंग, ठीक है, इफेक्टिव लैटरल ब्रेशिंग एट इंटरवल अलोंग द लेंथ। ये आपने क्या कर रखा है, लेंथ के अलॉन्ग कर रखा है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेसिंग मेंबर। ब्रेसिंग मेंबर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में ले सकते हो। तो दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, तो इसको बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड एल इफेक्टिव, ठीक है। तो ये आपको जब तक डायग्राम ही नहीं बताते तो आप इसे रट लेते तो फिर चले जाते। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ समझ जाओगे, तो डायग्राम से मैंने इसको क्लियर किया, ठीक। तो ये चीज़ को आप समझ सकते हो। ब्रेशिंग कुछ भी नहीं होता, जैसे ट्रस मेंबर में भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे ट्रस मेंबर में जो यूज़ किया जाता है, ब्रेशिंग में समझा देता हूँ। जैसे ट्रस मेंबर आपको बना दिया, सपोज दैट दिस इज ट्रस। तो आप जैसे इस तरीके से देखते थे, इसको मैंने स्ट्रक्चर में डील किया, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग मेंबर। ये बकलिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो जो मेन मेंबर होते हैं उनको बकलिंग में रोकते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग मेंबर। तो इनको क्यों लगाया जाता है, ये क्या करते हैं, ब्रेशिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग मेंबर। इसमें एक होता है काउंटर ब्रेशिंग, एक होता है ब्रेशिंग। तो ये वाले जो मेंबर होते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेशिंग। तो ये कहानी आपकी हो गई। अब यही केस सारा समझना है। सिंपली सपोर्टेड समझ लिया। अब आप बताओ, सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आने के चांस होते हैं कि कैंटिलीवर में? कैंटिलीवर में ज़्यादा होते हैं। तो अब हम कैंटिलीवर की कहानी देखने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब कहानी मैंने डील की है सिंपली सपोर्टेड के। तो सिंपली सपोर्टेड के 4 केस बने। अब हम बात करेंगे कैंटिलीवर की। किसकी बात करेंगे, कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर में भी 4 केस ऐसे ही बनेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। पहला केस ये हो सकता है,
नेक्स्ट है बिल्ट इन एट अ सपोर्ट, इसमें कहानी ये बनेगी बिल्ट इन एट द सपोर्ट एंड। अब कहानी क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा था एंड कंडीशन ऑफ बीम रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्शन, इसका मतलब सिंपली जो बीम बनाते हैं ना, जैसे ऐसा समझ लो कि जैसे ये बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की तो ये बात हुई, ठीक। इस बीम को हम 3D नहीं बना रहे हैं लेकिन तो समझा देते इसको आपको अच्छे से, कुछ इस तरीके से आप बना सकते थे इसको समझने के लिए। ये है बीम, तो इस केस में हम सिंपली सपोर्टेड समझ रहे थे तो पूरी कहानी समझ लिए थे। तो एंड कंडीशन ऑफ बीम रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्शन, मतलब इनके जो एंड है ना वो टॉर्शन नहीं हो सकता था, वो कहानी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। चल अब क्या है भाई, हमारे पास बिल्ट इन एट द सपोर्ट। अब बिल्ट क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कैंटिलीवर है तो जाहिर सी बात है कैंटिलीवर का एक फिक्स एंड क्या होता है, फिक्स करना पड़ता है, तभी जाके बीम बनती है। बाकी दूसरा एंड आप कुछ भी कर सकते हो, प्रोब्ड भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर। तो बिल्ट इन एट द सपोर्ट एंड, पहला कंडीशन इसमें ये आता है निकल के, इसमें भी 4 केस ये निकल के आते हैं। फर्स्ट केस फ्री एट द एंड, फ्री एट द एंड, देखो वो वाला केस बन जाएगा फ्री एट द एंड। अगर आपने एंड पे फ्री कर रखा है तो कुछ ऐसा केस बनेगा, जैसे एक तरफ फिक्स कर दिया एक तरफ दिस, तो इस केस में जो है आपने फ्री एट एंड, तो इस केस में जो वैल्यू लेना है वो आपको लेना है दिस इज 0.85 L। चल नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट केस आपका आता है दैट इज, नेक्स्ट केस ये है दिस इज 2 पॉइंट, ये कह रहा है रिस्ट्रेन अगेंस्ट, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्सन, रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्शन एट द, सारे ऑब्जेक्टिव आपके हैं जितना मैं लिखा रहा हूं, एट द एंड बाई कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रेन अगेंस्ट टॉर्शन एट एंड बाई कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब समझते हैं, इस केस में जो वैल्यू लेते हैं दिस इज 0.75 L, कम हो गया, कितना कम हुआ 0.1 कम हुआ, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना, देखो यहाँ कितना कम हो रहा है 0.15, यहाँ कितना कम हुआ, यहाँ पे 0.1 कम हुआ, ठीक। तो दोनों में ऐसे बस याद रखना है कि सिंपली सपोर्टेड में एक में L था, ये पॉइंट फिर 1 पॉइंट घटा दिया, फिर 1.5 घटा दिया, यहाँ पे कैंटिलीवर में 0.1 घटेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन कुछ समझ के चीज़ों को याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर सीधा रटोगे तो हमेशा भूल जाओगे, तो इसलिए 0.75 L यहाँ पे लिख सकते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अभी सब समझाता हूँ। रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, रोका गया है, रिस्ट्रेंस अगेंस्ट लैटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्सन एट द फ्री एंड। अब की बार आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने जो यहाँ पे रिस्ट्रेशन या टॉर्सन तो पहले केस में किया था एट एंड पे बाय कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रिस्ट्रेंस अगेंस्ट लैटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्सन एट द फ्री एंड। अब आपने डिफ्लेक्शन में भी रोक दिया उसको, टॉर्सन में भी रोक दिया। अब किसी की अगर आपको ज़्यादा रोक दोगे तो उसका फ्रीली मूवमेंट कहीं पे नहीं हो पाएगा, तो इस केस में याद रखना है कि दिस इज द 0.50 L, ये रखना है, ठीक। तो इस तरीके से L इफेक्टिव आपकी निकल के आ जाती है। अब देखो दोनों में अंतर कैसे समझ में आया, बाई कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब समझो, कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट था, इसको आगे बढ़ा दिया आपने, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। तो इस केस में लेंथ थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके केस में आपने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन कर दिया।
तो फिर डिफ्लेक्शन थोड़ा क्या हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस नहीं करोगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, इसलिए लेंथ को यहाँ पे क्या रखा था, ज़्यादा रखा था। तो फ्री एंड पे कितना रखा, 0.85 रखा। लेकिन जैसे ही उसको आपने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस किया, तो घट जाएगा, क्योंकि अब लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आगे कंटिन्यूअस कर दिया। तो यही कह रहा है कि एट बाई द कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। फिर बोला है कि रिस्ट्रेंस अगेंस्ट द लैटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्सन एट द फ्री एंड। तो इसमें सब में रोकोगे तो फिर आपका जो है वैल्यू बहुत कम आएगा। तो सिंपली याद रखना है, जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते चले जाओगे किसी के ऊपर, उतना उसका फ्रीली मूवमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंपली ऐसे ही समझ सकते हो। अब लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अगला केस ये आता है, इसी में बात करते हैं। डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ यहीं पे सारी चीज़ें। क्या केस हो सकता है या यहीं पे समझा देता हूँ, ये कहानी तो रफ कर सकता हूँ, क्योंकि कैंटिलीवर का ही पार्ट है, इसीलिए उसी को डील कर रहा हूँ। इसी का पार्ट है नीचे का ही, उसी को डील कर देता हूँ। चलो, इफेक्टिव लेंथ का ही टॉपिक है, और इसमें आपको जो डील करना है, देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा दिया ताकि आपका क्वेश्चन ना रुके। हालांकि इस पे ईएस वीएस में थोड़ा कम क्वेश्चन आया है, लेकिन हाँ एसएससी जेईई में 2-3 क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक बार थोड़ा कॉमन सेंस से समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सीधे रटने बैठ जाओगे नहीं याद कर पाओगे। अब मेरे को तो यहाँ पे रिमेंबर करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले में कितना था, एल, जब सिंपली सपोर्टेड था, उसके बाद में देखिए कैंटिलीवर में जो लेंथ होती है ना, उसको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैंटिलीवर के केस में होता क्या है कि डिफ्लेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसी केस का पार्ट है, जस्ट इसी के नीचे की बात कर रहा हूँ। इसके नीचे क्या बात करूँगा, फ्री एट, दिस इज द, इसी के नीचे बात कर रहा हूँ, जैसे बिल्टअप लिखा है इसे यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज फ्री एट द एंड, एट द एंड, एंड पे फ्री किया गया है, एंड कंटिन्यूअस एट सपोर्ट, एंड कंटिन्यूअस एट सपोर्ट, कंटिन्यूअस एट सपोर्ट। इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस ए, ये होता है कि अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्सन, एट सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना, ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक जितना भी केस पढ़ा उन सब में हमने ज़्यादातर ये देखा कि जैसे पहला केस था तो उसने सपोर्ट को, जो एंड कंडीशन थी वहाँ पे हमेशा उसको रिस्ट्रेन रखा था टॉर्सन में, ठीक। लेकिन अब कहा है कि अब भाई सपोर्ट को ही आपने छोड़ दिया कि जाओ आप फ्रीली, इसमें आप में टॉर्सन आ सकता है। मतलब ये जो सपोर्ट आप देख सकते हो, इसमें आप सिंपली आप टॉर्क हो सकता है, इसके अंदर टॉर्क आ सकता है, टॉर्सन आ सकता है। अगर आपने अनरिस्ट्रेन कर दिया अगेंस्ट टॉर्सन एट द सपोर्ट, अगर फ्री, एक तरफ तो फ्री है, जहां फ्री है उसको छोड़ो, कंटिन्यूअस सपोर्ट पे। अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इसने अनरिस्ट्रेन कर दिया, आपने कह दिया कि जाओ आप टॉर्सन में आराम से घूम सकते हो, अगर आपने इसको छूट दे दी, किसको, सपोर्ट को, तो इस केस में एल इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि वैल्यू आती है 3L के आसपास, ठीक। ये याद रखना है, सपोर्ट को अगर आपने सपोर्ट को टॉर्सन में अनरिस्ट्रेन कर दिया तो उसकी लेंथ बहुत बढ़ के आती है, क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट होता क्या है, जैसे इस पे लोड आता है, अगर सपोर्ट को आपने कमज़ोर कर दिया तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सपोर्ट, कहीं भी बीम देख सकते हो, अगर सपोर्ट कमज़ोर हो जाए तो पूरी की पूरी बीम इधर उधर जा सकती है, पूरा के पूरे उसमें टॉर्सन बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए सपोर्ट पे अगर आपको कभी भी बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू क्या लेना है, 3L। तो पहले वाले केस में सपोर्ट की बात नहीं किया था, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था। चलो बी पार्ट बात करते हैं। बी पार्ट की बात करें, अनरिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट
टॉर्शन एट सपोर्ट, सॉरी पार्शली है यहाँ पे, एक मिनट वेट, इसको रफ करके मैं फिर से बताता हूँ। अब की बार क्या किया इसने, पार्शली कर दिया। अब पार्शली जब करोगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा रुक जाएंगी। तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस है पार्शली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्शन एट सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा सपोर्ट की बात कर रहे हैं, टॉर्शन एट सपोर्ट। तो इस बात का मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2L लगते हैं। अब कैसे हुआ देखो, आपने पार्शली इसको रिस्ट्रेन कर दिया, कुछ जुगाड़ ऐसा बना दिया कि भाई आप पूरी तरीके से, आपको छूट नहीं मिली, आप पूरी तरीके से टॉर्शन में नहीं जा सकते, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा जॉइंट बना दो ताकि टॉर्शन में फुल्ली वो ना जा सके, थोड़ा बहुत टॉर्शन उसके अंदर आ सके। तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी आएगी, 2L आएगी। तो याद करना आसान है, 3, 2, 1। सी पार्ट इसका आता है, दिस इज द फुल्ली रिस्ट्रेंड। अगर हम कर देंगे, फुल्ली रिस्ट्रेंड कर देंगे तो यल यहाँ पे रहेगी। तो याद करना कितना आसान हो गया। कैंटिलीवर की ही बात कर रहे हैं, तो फ्री एट द एंड एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट। फिर कहा है कि अनरिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्शन एट सपोर्ट। जो भी आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट हो रहा है उसको आपने क्या किया, टॉर्शन में आपने क्या कर दिया, छूट दे दी, फुल्ली 3L आएगा, पार्शली किया तो 2L आएगा, फिर से आपने रिस्ट्रेंड कर दिया तो सिर्फ L ही आएगा। सिंपली याद कर सकते हो। फिर पहला केस देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड के केस में L था, फिर उसको पार्शली किया तो 0.85 आया, उसके बाद फुल्ली कर दिया तो कितना आया था, 0.7 आया था। फिर आ जाओ कैंटिलीवर में, पहला केस 0.85L था, उसके बाद में आपका केस जो था 0.85 केस में आया था, उसके बाद में 0.75 आया था। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। इसका स्लेंडरनेस रेशियो, देखिए इसको मैंने वहाँ पे बताया नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ क्योंकि ये बीम की बात कर रहे हैं। अब इसको ये यहाँ पे डील करते हैं, इन कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम, इसके केस में जो लेमडा की वैल्यू रखते हैं, लेमडा इक्वल टू लेमडा मैक्सिमम, वो 300 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हो, 300। तो ध्यान रहे कि जैसे आपके पास ये आई सेक्शन है, सपोज दैट दिस इज द आई सेक्शन, तो अगर मैं बात करूं दिस इज द आई सेक्शन, मैं डायग्राम से क्लियर करता हूं आपको, कि आप देखोगे कि आपके केस में ये आई सेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है, आई सेक्शन, दिस इज द आई सेक्शन। और अगर आप इसको बनाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से आते हैं, ऐसे करके निकल के आएंगे। तो आप क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग आती है कंप्रेशन में वो टॉप पे आएगी, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कंप्रेशन फ्लेंज जो होती है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्लेंज, कंप्रेशन फ्लेंज। सबसे ज़्यादा जो बकलिंग के चांस होते हैं इसके, क्योंकि देखो यहाँ पे टेंशन आएगा और यहाँ पे भी फ्लेंज है, लेकिन टेंशन में कोई चीज़ बकल ही नहीं होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे बकलिंग के चांसेस किसके होंगे, आपके कंप्रेशन फ्लेंज के होंगे। इसलिए इसके लिए जो रखा जाता है वो 300 रखा जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहले 180, 250, 350 सारी कहानी हम डील कर चुके हैं, बस इसको आपको याद रखना है कि ये 300 लिया जाता है। तो कंप्रेशन फ्लेंज का आपका स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, ये होता है 300। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगले लेक्चर में उसके डिज़ाइन पढ़ेंगे, शेयर में, बेंडिंग में, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बीम को अच्छे से वहाँ पे डील करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया गया अभी तक स्टिल प्लीज़ उसको रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना आपकी मजबूती आती जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स।